अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 11 इंसानी जिस्म और उज़वी निज़ाम। अज़ीज़ तलबा, आप ये जानते हैं कि इंसानी जिस्म किस तरह से बना होता है। हमारे जिस्म में कई सारे आज़ा होते हैं और इन आज़ा से मिलकर हमारा उज़वी निज़ाम बना होता है। हमारी जिस्म में कई सारे उज़वी निज़ाम हैं, जैसे कि तनफ़ुज़ी निज़ाम, तौलीदी निज़ाम, इस्तख़राजी निज़ाम, इस्तख़वानी निज़ाम। ऐसे कई सारे निज़ाम हैं जिससे मिलकर हमारा जिस्म बना है। अब यही उज़वी निज़ाम है जिसकी वजह से हम जानदार कहलाते हैं। ये उज़वी निज़ाम ही है जो एक जानदार की ख़ासियत होती है, उसकी ख़ुसूसियात होती है, और जानदारों की ख़ुसूसियात को ज़ाहिर करने वाली ज़िंदगी के ज़रूरी अफ़आल हयाती अफ़आल कहलाते हैं। आइए हम समझते हैं कि ये हयाती अफ़आल क्या होते हैं। हयाती अफ़आल को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एक ज़िंदा शय की क्या तारीफ़ हो सकती है। हम किन अज्जा को ये कहेंगे, किन चीज़ों को ये कहेंगे कि वो ज़िंदा है या जानदार है, और किन को कहेंगे कि वो बेजान है। देखिए, यहाँ दो तस्वीरें दिख रही हैं। आप बता सकते हैं कि भाई ये एक तरफ जो पेड़ पौधे दरख्त है वो जानदार है, और इधर जो कुर्सियाँ टेबल वगैरह रखा हुआ है, पर्दे है, खिड़की है, बर्तन है, ये सब आप कह सकते हैं कि ये बेजान है। लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम ये कहेंगे कि भाई ये जानदारों की अलामत है और नहीं है ना। जैसे कि हरकत, ज़िंदा चीज़ें हरकत कर सकती है और बेजान चीज़ें हरकत नहीं कर सकती है। जिस्मानी नशोनुमा, सांस लेना, अमल तनफ़ुज़ हम जिसे कहेंगे, जानदार अशिया सांस लेती है और बेजान अशिया सांस नहीं लेती। तग़ज़िया, अपनी जिस्मानी नशोनुमा के लिए ग़िज़ा हासिल करना, ये भी एक ज़िंदा शय की अलामत है। हमारे जिस्म में 7 ऐसे अफ़आल हो सकते हैं जो एक ज़िंदा जानदार के लिए ज़रूरी है, जैसे हरकत करना, अमल तौलीद, नशोनुमा, तग़ज़िया, अमल तनफ़ुस, अमल इस्तख़राज, दौरान खून। ये 7 अफ़आल ऐसे हैं जो एक इंसान को या एक जानदार को ज़िंदा रहने में मदद करते हैं। इसीलिए इन अफ़आल को हयाती अफ़आल कहते हैं। इंसानी जिस्म में तमाम हयाती अफ़आल की अंजाम दही के लिए तवानाई की सख्त ज़रूरत होती है। तवानाई खलियात में पैदा होती है। इसके लिए खलियात को हल पज़ीर ग़िज़ाई अज्जा जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, शक्कर, निशास्ता और ऑक्सीजन मुहैया होना ज़रूरी होता है। ये काम तनफ़ुसी निज़ाम और निज़ाम दौरान खून के ज़रिए होता है। तनफ़ुस का अमल 3 मराहिल में अंजाम पाता है। पहला बैरूनी तनफ़ुस, दूसरा अंदरूनी तनफ़ुस और तीसरा खलवी तनफ़ुस। बैरूनी अमल तनफ़ुस में 2 अहम अफ़आल अंजाम पाते हैं। पहला है सांस लेना। हवा में मौजूद ऑक्सीजन को हम नाक के ज़रिए जिस्म में दाखिल करते हैं। यहाँ से
सांस की नाली के ज़रिए ये हवा दोनों फेफड़ों में जाती है। बैरूनी अमल में दूसरा अहम काम अंजाम दिया जाता है सांस खारिज करना। फेफड़ों में जो ऑक्सीजन दाखिल होती है उसे हम खून में शामिल करते हैं। खून जिस्म की कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक पहुंचाता है और वो हवा के साथ सांस के ज़रिए जिस्म से बाहर खारिज की जाती है। इन्हीं दो अफ़आल को हम बैरूनी अमल तनफ़ुस कहते हैं। आइए अब देखते हैं कि अंदरूनी अमल तनफ़ुस किसे कहते हैं। जिस्म के तमाम खलियात और खून के दरमियान हवा के लेन देन को अंदरूनी तनफ़ुस कहते हैं। जब हम सांस को हमारे फेफड़ों तक पहुंचाते हैं, फेफड़ों में ये हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के ज़रिए ये खून में शामिल होता है। ये जो खून है वो पूरे जिस्म में गर्दिश करता है और इस खून की मदद से हमारे जिस्म में मौजूद हर एक खलियात को हम ऑक्सीजन मुहैया करते हैं और उनमें बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को हम वापस खून में लाते हैं, जो बाद में खून से वापस फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से हवा खारिज करके हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे जिस्म से बाहर खारिज करते हैं। अगला मरहला है खलवी तनफ़ुस। खलियात में ऑक्सीजन की वजह से ग्लूकोज जैसे हल पजीर अशिया का धीमा एहतराक होकर एटीपी की शक्ल में तवानाई खारिज होती है। हमें जो ऑक्सीजन मिलती है हम उससे ग्लूकोज के सालमात को तोड़ते हैं और उस ग्लूकोज के सालमात से हम एटीपी हासिल करते हैं। एटीपी तवानाई का एक ज़रिया होता है, या हम कह सकते हैं कि एटीपी तवानाई का एक सिक्का है। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात जैसे बेकार मादे तैयार होते हैं और हम इन बेकार मादों को हमारे जिस्म के बाहर खारिज करते हैं और इसी अमल को खलवी तनफ़ुस कहते हैं, जो कि हम बआसानी इस मसावात के ज़रिए समझ सकते हैं। ये शक्कर का सालमा है C6H12O6 और ये अमल तनफ़ुस के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल की हुई ऑक्सीजन। शक्कर और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलते हैं, शक्कर का सालमा टूटता है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड के 6 सालमात, पानी और तवानाई मिलती है, यानी कि 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। इस तरह से हमारे जिस्म में अमल तनफ़ुस अंजाम पाता है। अब इस अमल तनफ़ुस में हर एक मरहले में कौन कौन से अज़ा शामिल होते हैं। अब इस अमल तनफ़ुस में हर एक मरहले में कौन कौन से अज़ा शामिल होते हैं, कौन से उज़ू में क्या क्या अफ़आल अंजाम पाते हैं, आइए हम वो देखते हैं हमारे तनफ़ुसी निज़ाम की साख्त और उसके अफ़आल में। इंसानी तनफ़ुसी निज़ाम नाक से शुरू होता है। नाक की मदद से हम हमारे जिस्म के बाहर मौजूद हवा को हमारे जिस्म के अंदर लेते हैं। नाक में मौजूद बाल और लेज़दार मादे जो है वो हवा में मौजूद गंदगी को, जैसे कि धूल, मिट्टी
वगैरह को जिस्म के अंदर दाखिल नहीं होने देती, इसे जिस्म के बाहर ही रोक देती है। नाक के बाद में हमारे तनफ़ुसी निज़ाम का अहम उज़ू है हल्क, यानी कि फेरिंक्स। ये यहाँ मौजूद होता है ना। हल्क से ग़िज़ा की नाली और सांस की नाली की इब्तिदा होती है। सांस की नाली ग़िज़ा की नाली के सामने पाई जाती है। सांस की नाली के ऊपरी सिरे पर एक ढक्कन होता है। ग़िज़ाई नाली में ग़िज़ा के दाखिले के दौरान सांस की नाली इस ढक्कन के ज़रिए बंद हो जाती है, इसलिए आम तौर पर ग़िज़ा सांस की नाली में नहीं जाती। बाकी औक़ात सांस की नाली हमेशा खुली रहती है, इसलिए हवा हलक से हवा की नाली में ही दाखिल होती है। सांस की नाली, जिसे आम तौर पे इंग्लिश में ट्रकिया कहते हैं, ये देखिए, ये यहाँ पर ये जो सफ़ेद नाली है ये ट्रकिया है, सांस की नाली है। आपने अक्सर घरों में वॉश बेसिन के पास एक पाइप देखा होगा, बिल्कुल उसी तरीके का ये एक पाइप होता है जो नरम हड्डी का बना होता है, जिसे कर्री की हड्डी कहते हैं। सांस की नाली का इब्तिदाई हिस्सा सूती वित्र वोकल कॉर्ड की वजह से फूला हुआ होता है। सीने में सांस की नाली दो शाखों में तकसीम हो जाती है। एक शाख दाएं फेफड़े की जानिब और दूसरी शाख बाएं फेफड़े की जानिब होती है। इंसानी फेफड़े, सदरी कहफ़े में, सदरी पिंजरे में हमारे दिल की बाईं जानिब और दाईं जानिब एक एक फेफड़ा मौजूद होता है। सदरी कहफ़े का बड़ा हिस्सा फेफड़ों के ज़रिए घिरा होने की वजह से दिल की सतह का बड़ा हिस्सा इनके ज़रिए ढका होता है। इंसान के दो फेफड़े होते हैं। हर फेफड़े पर दोहरी झिल्ली का गिलाफ पाया जाता है, इसे शशि गिलाफ कहते हैं, प्लूरा। फेफड़े स्पंज की मानिंद लचकदार होते हैं और छोटे छोटे जॉब से बने होते हैं जो हवा की थैलियाँ कहलाती हैं। इंग्लिश में इसे अल्वियोलाई कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हवा की नालियाँ हैं, अंगूर के गुच्छों की तरह नज़र आती है। इन हवा की थैलियों के अतराफ छोटी छोटी शेरी नालियों का बेहद घना जाल होता है, जिसकी मदद से हम इन थैलियों में से ऑक्सीजन को खून में शामिल कर सकते हैं। हवा की थैलियों का गिलाफ बहुत ही पतला होता है। इसी तरह शहरी नालियों का गिलाफ भी पतला होता है। इस पतले गिलाफ में से हवा का लेन देन आसानी से हो सकता है। फेफड़ों में अनगिनत थैलियों की वजह से हवा के लेन देन के लिए काफ़ी वसीअ सतह दस्तयाब होती है। आइए अब हम समझते हैं कि फेफड़ों से हवा का लेन देन किस तरह से होता है। फेफड़ों में हवा की थैलियों के अतराफ खून के बहाव के दौरान मुसलसिल हवा का लेन देन जारी रहता है। खून के सुर्ख जिस्मियों में यानी कि आरबीसीज में हीमोग्लोबिन नामी
लोहा आमेज प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन हवा की थैलियों में आई हुई हवा से ऑक्सीजन जज्ब करता है। इसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात खून से अलग होकर हवा की थैलियों में दाखिल होते हैं और वहाँ की हवा में शामिल ऑक्सीजन खून में शामिल हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात खून से बाहर निकलकर सांस के ज़रिए खारिज कर दिए जाते हैं। पर्दे शकम। पर्दे शकम डायफ्रेम पसलियों के ज़रिए बने हुए सीने के पिंजरे के नीचे एक उजलाती पर्दा होता है। इसे पर्दे शिकम कहते हैं। पर्दे शिकम शिकमी कहफ़े और सदरी कहफ़े के दरमियान होता है। पसलियों का किसी कदर ऊपर उठना और पर्दे शिकम का नीचे जाना, ये दोनों अमल एक साथ वाक़ होते हैं। फेफड़ों पर दबाव में कमी होती है, इसीलिए बैरूनी हवा नाक के ज़रिए फेफड़ों में दाखिल होती है। पसलियों का अपने मुकाम पर वापस होने और पर्दे शिकम के वापस ऊपर आने से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है। इनमें मौजूद हवा बाहर धकेली जाती है। पर्दे शिकम के मुसलसिल ऊपर और नीचे हरकत अमल तनफ़ुस के लिए ज़रूरी है। आइए अब हम वीडियो की मदद से समझते हैं कि अमल तनफ़ुस कैसे अंजाम पाता है। हमारे जिस्म में सदरी पिंजरा होता है, पसलियों से बना हुआ, थोरैसिक कैविटी। इसके अंदर हमारे दो फेफड़े होते हैं। उसके नीचे पर्दे शिकम होता है, डायफ्रेम। हमारे जो फेफड़े होते हैं उसके ऊपर एक पतला गिलाफ होता है जिसे हम शशि गिलाफ कहते हैं, प्लूरा। हमारे दो फेफड़ों में से दाएं जानिब का जो फेफड़ा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसके 3 हिस्से होते हैं, और जो बाएं जानिब वाला फेफड़ा होता है वो निस्बतन छोटा होता है, उसके सिर्फ 2 ही हिस्से होते हैं। और ये दोनों भी फेफड़े जो है वो 2 नालियों से जुड़े होते हैं जिन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये दोनों नालियाँ आपस में मिल जाती है जिससे सांस की नाली बनती है, ट्रकिया, जो कि कर्री हड्डियों से बनी होती है, कार्टिलेज की बनी होती है। ये जुड़ी हुई होती है हलक से, फेरिंक्स से, और फेरिंक्स जुड़ी होती है हमारी नाक से। नाक की मदद से बाहर से ऑक्सीजन हम हमारे जिस्म में दाखिल करते हैं, जो हलक से होती हुई सांस की नालियों से जाती है, ट्रकिया से जाती है, और बाद में ट्रकिया सांस की नाली 2 हिस्सों में तकसीम होकर हमारे दोनों अलग अलग फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में ये जो ब्रोंकाई है वो और तकसीम होकर ब्रोंक्यूल्स बन जाती है, उसे हम ब्रोंक्यूल कहते हैं फेफड़ों के अंदर। और ये ब्रोंक्यूल हवा की थैलियों से जाकर मिलता है जिसे अल्वियोलाई कहते हैं, हवा की थैलियाँ। हवा की थैलियाँ बहुत ही बारीक होती है, जो कि बारीक बारीक खून की नालियों से जुड़ी होती है, कैपिलरीज से जुड़ी होती है। और इन खून की नालियों में हमारे खून के सुर्ख ज़र्रात होते हैं, आरबीसीज। आरबीसीज जो है वो हमारे खून में ऑक्सीजन ले जाने का काम करते हैं। ये देखिए आप, ये खून के सुर्ख ज़र्रात ऑक्सीजन को ले रहे हैं, और ये खून के सुर्ख ज़र्रात ऑक्सीजन को ले जाएंगे और जिस्म के अलग अलग हिस्सों तक, अलग अलग खलियात तक पहुंचाएंगे।
इसी के साथ साथ खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड ये इसी खून के सुर्ख ज़र्रात की मदद से वापस खून की थैलियों में जाता है और हम इसे वापस लाकर जिस्म के बाहर कर देते हैं। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म के बाहर खारिज हो जाता है। देखिए इस तरह से हमारे फेफड़े होते हैं, खून की थैलियाँ ये सांस बाहर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हुई। देखिए फेफड़े इस तरह से फैलते और सिकुड़ते हैं। इसमें उन्हें पर्दे शिकम मदद करता है, डायफ्रेम। आइए हम देखते हैं कि डायफ्रेम किस तरह से काम करता है, पर्दे शिकम किस तरह से काम करता है। हम एक शीशी लेते हैं, उसका नीचे का हिस्सा निकाल लेंगे, एक रबर कॉर्क ढक्कन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और एक स्ट्रॉ और 2 गुब्बारे। इसे स्ट्रॉ को गुब्बारे से इस तरह लगा लेंगे। ढक्कन में एक सुराख होना चाहिए ताकि हम इस स्ट्रॉ को उसमें से निकाल सके और उसे इस तरह से लगा लेंगे। ये हमारे जिस्म में फेफड़े किस तरह से काम करते हैं ये हमें ये समझाएगा। हम नीचे से एक गुब्बारा लगा देंगे एक पर्दे के तौर पे। अगर हम इसे खींचेंगे तो देखिए गुब्बारे में हवा भरेंगी जाएंगी। जब हम गुब्बारे को खींचते हैं तो दोनों गुब्बारों में हवा भरती है और जब हम इस पर्दे को छोड़ देते हैं तो दबाव की वजह से इन गुब्बारों में से हवा बाहर खारिज हो जाएंगी। ये देखिए अभी हमने खींचा हुआ इसलिए हवा अंदर आ रही है ना, और गुब्बारे फूलते हैं। जब हम उसे छोड़ देंगे तो हवा बाहर खारिज हो जाएंगी और गुब्बारे सिकुड़ जाएंगे। हमारे जिस्म में हमारे फेफड़े और पर्दे शिकम इसी तरीके से काम करता है। यहाँ पे हम समझेंगे कि हमारा जिस्म किस तरीके से काम करता है। देखिए खाली बरनी मतलब हमारा जिस्म, हमारा पिंजरा, ये स्ट्रॉ मतलब हमारी सांस की नाली, हलक, ब्रोंकाई, और ये गुब्बारे यानी हमारे फेफड़े। हमारी नाक मतलब ये ऊपर का सिरा। अब जब हम दियाफ्रागमा को खींचते हैं तो हवा नाक से जिस्म के अंदर आएंगी। जिसमें अंदर आकर वो हमारे फेफड़ों में शामिल होंगी, जिसकी वजह से हमारे फेफड़े जो है वो फूल जाएंगे। जब हम पर्दे शिकम को ढीला कर देते हैं तो दबाव की वजह से जो हमारे फेफड़ों में हवा भरी हुई थी वो हमारे जिस्म के बाहर खारिज हो जाएंगी। इस तरह से हमारी सांस लेने का अमल अंजाम पाता है।